हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है SEZ। आपको फुल फॉर्म पता हो, इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको करवा देता हूँ कि क्या होता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंट्रोडक्शन और मीनिंग में यही बातें बोली गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम चेंज कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया 2000 में। कब बनाया गया? सन 2000 में। यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर आप मानो कि 1965 में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था कांडला में। कहाँ बना था? कांडला के अंदर। क्या था ये? एशियाज फर्स्ट जोन। चाहे आप इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोल लो, चाहे आपको इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल लो, बात तो एक ही है। ठीक है, फिर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे ये 2000 तक किसके अंडर आते थे? ये अंडर एक्सपोर्ट एग्जाम बोल सकते हैं हम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंडर रहकर काम करते थे। कब तक? सन 2002 तक भी। जबकि SEZ एक्ट जो बनाया वो 2005 में बनाया। कब बनाया? 2005 में, पूरे इंडिया के अंदर ही। हम बात करेंगे हरियाणा के, तो हरियाणा के अंदर भी कब बनाया? हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में बनाया गया था। कब से लागू हुआ ये? 10 फरवरी 2006 से क्या हो गया? ये लागू हो गया। और अब J&K इंडिया में मिला दिया गया। इंडिया इन द सेंस है कि वो पहले अलग वहाँ पर रूल चलता था, अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये सारे जगह, हर जगह ये इम्प्लीमेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये आपने देखा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है और सर्विस भी रेंडर की जाती है। दोनों ही आते हैं इसके अंदर, गुड्स और सर्विस दोनों आते हैं। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है, ये आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें। सबसे पहले दे रखा क्या? इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग बोला गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक पर्टिकुलर एरिया बना दे। एरिया इन द सेंस, मान लिया कि सपोज करो ये अपने इंडिया का मैप हो गया। भाई किसका हो गया? इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पर मान लिया कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक जोन बना दी, ऐसे बना दिया। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर अगर कोई बिजनेस करता है तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन कम होगी, सब्सिडी वगैरह दे देंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये जोन जो बनाते हैं इसके अंदर जो रहकर बिजनेस काम किया जाता है, जोन का मतलब एरिया हो गया वहाँ पर। ठीक है, और ये जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही हम बात करते हैं। कर लोगे यहाँ पर, तो क्या क्या छूट मिलती है जो SEZ के अंदर, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, करते हैं। टैक्स का बेनिफिट मिलता है, हाँ जी। कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन कम होता है गवर्नमेंट का, फॉर्मेलिटी कम होती है डॉक्यूमेंटेशन की, और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट खुद बना के देती है वहाँ पर। ठीक है, जो नॉन SEZ एरिया होता है, यानी कि अदर देन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर टैक्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तो लिबरल बोल सकते हो, कम एरिया, कम टैक्सेशन कहाँ पर होते हैं? जो इकोनॉमिक जोन होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक्सपोर्ट करें। क्या करें? ताकि एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करें, पहला नंबर 1। दूसरा क्या है? डोमेस्टिक, यानी कि अपने इंडिया के अंदर और बाहर के लोग आके वहाँ पर पैसा लगाए, और इससे क्या होगा? थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये इसके मेन मोटिव कौन कौन सा? एक्सपोर्ट को बढ़ाना, डोमेस्टिक और FDI को लेके आना इन जोन में, इंडिया के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी इसके कंसेप्ट की, कहाँ से आया, कहाँ पर यूज किया। सबसे पहले आयरलैंड के अंदर ये यूज किया गया था। कहाँ यूज किया गया था? आयरलैंड के अंदर। कब? 1960 में। लेकिन चाइना ने इसको ऑफिशियली बोल सकते हैं लार्ज लेवल पर सक्सेस दिलाई थी चाइना ने, और उसके बाद तो करीब करीब 120 देश या उससे ज़्यादा देशों में भी SEZ ओपन होने लगी। पहले क्या था? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कांडला के अंदर सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोला गया 1965 के अंदर। ये एशिया का पहला था, ये भी याद रखना आपको। और आपको पता है क्या करने के लिए किया गया था? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाया गया क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, टैक्स की कम छूट थी।
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो पाते थे, एफडीआई नहीं आ पाती थी। इन्हीं सभी लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या किया गया था, एसईजेड बनाया गया था। या फिर देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं था। अप्रैल 2000 को एक पॉलिसी आई थी, क्या आई थी, अप्रैल 2000 को पॉलिसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिगार्डिंग। लेकिन जो ये पॉलिसी बनाई गई थी तब तक ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई एक्ट नहीं था, बल्कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंडर ही काम करता था। लेकिन अप्रैल 2000 से लेकर 2006 के बीच में एक जो एसईजेड पॉलिसी थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंदर। कब से इंप्लीमेंट हुआ था ये, 10 फरवरी 2006 में। हरियाणा में बात हम करते हैं प्रॉपर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा इकोनॉमी या बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना था 2005 में। क्या क्या बेनिफिट होता है इसका, सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए सरकारी दफ्तरों में अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह से आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना के देगी, किसी तरह का कोई भी टैक्स, कोई भी हर्डल नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं होगी आपकी, और टैक्स में छूट दी जाएगी। ये इसका मेन मोटिव था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। जो ये जोन बनाई गई थी इंडिया में, हर स्टेट के अंदर अलग अलग जगह, यहाँ पर प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और यहाँ कर क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनका मेन मोटिव क्या था, वही मीडियम और स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारे के सारे थे। आइए वन बाय वन इसको हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ रूल होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अकॉर्डिंग। तो पहला देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट वन दिया गया है अपना कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कि प्रोसीजर को क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया। चाहे वो आपको नया बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे ट्रांसफर करना हो, चाहे इसको मेंटेन करके रखना हो। सिंगल विंडो क्लियरेंस थी सेटिंग, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक जोन सेटअप करना चाहते हो, या फिर कोई एक बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाहते हो तब भी, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई मैटर है, डिस्प्यूट है कोई, भाई सेंटर ने पास कर दिया, स्टेट ने नहीं किया, स्टेट ने पास किया, सेंटर ने कर दिया, तो वो भी यहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोसीजर हैं, रूल डॉक्यूमेंटेशन है वो सिंपल कर दिए गए थे, और ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म या रिटर्न जो टैक्स वगैरह जो भी XYZ है वो ऑनलाइन सारा काम किया जा सकता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन में ही बेसिक बातें आ गई हैं, वही रिपीट होगी मोस्टली। तो मेन मोटिव क्या था सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, रिस्ट्रिक्शन को कम करना था, FDI को इंडिया के अंदर लेके आना था, यही काम थे ना सारे, वही आइए पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट करना किसका, गुड्स का और सर्विस का, इन्वेस्टमेंट लेके आनी कहाँ से, डोमेस्टिक और फॉरेन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी, नो डाउट। ठीक है, आगे हम अगर बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे इंसेंटिव ऑफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनको इंसेंटिव दिया है। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है SEZ यूनिट यानी कि बिजनेस, और एक होता है SEZ डेवलपर। डेवलपर इन द सेंस है कि डेवलपर क्या होंगे, बिजनेस तो एस्टेब्लिश करेंगे साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं। कौन होते हैं, डेवलपर होते हैं। ठीक है, ये आप समझाने के लिए बस इतना मान लो। देखो मान लिया कि कहीं कोई मार्केट है, एक जगह तो छोटी छोटी शॉप खोल रखी है, वो तो यूनिट की तरह होगी, और एक जगह शॉपिंग मॉल है। अब शॉपिंग मॉल वाला तो क्या करेगा, जगह उसी जगह है, लेकिन शॉपिंग मॉल वाले पे तो सारी फैसिलिटी होगी ना, सब उसको राइट ज़्यादा होंगे, वही सेम डेवलपर के होते हैं। ठीक है, तो आइए इन दोनों को और ज़्यादा बारीकी से हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो बिजनेस यूनिट को क्या क्या इंसेंटिव मिला है, पहला टैक्स के अंदर छूट दी गई है, एग्जाम्पशन ऑफ द इनकम टैक्स 100%, पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेगा, 100 की 100% छूट है, कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको 50% देना है, कितना देना है, 50% देना है। और अगले 5 साल, नेक्स्ट अगले 5 साल यानी कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉफिट कमाया एक्सपोर्ट करके, उसका 50% तक क्या करेंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। क्या कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितना टाइम होगा सर, 15 ईयर होंगे। कितने हो गए, 15 ईयर हो गए। ठीक है, ये बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको, कब मिलेंगे, ये याद आपको जरूर होना चाहिए। ठीक है, कमेंसमेंट कब, 31 मार्च 2014 से। पहला पॉइंट क्या था सर, टैक्स में छूट मिल जाएगी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट है वो। दूसरा क्या है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब होती है, जब आप इंपोर्ट करते हो, चाहे वो नॉर्मल इनपुट हो, रॉ मटेरियल हो, चाहे आप कोई मशीनरी वगैरह हो, तब उसमें छूट दी गई। मिनिमम अल्टरेशन टैक्स,
मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मतलब क्या होता है? भी ये एक तरह का प्रोविजन है, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, जो क्या करता है, ये लिमिट टैक्स करता है, भाई इतना टैक्स तो एग्जम्पशन कंपनी को देना पड़ता है। यानी कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, इट इज ए प्रोविजन इन डायरेक्ट टैक्स लॉ। कहाँ पर प्रोविजन बनाए गए हैं? डायरेक्ट टैक्स लॉ। किस लिए? टू लिमिट, किसको लिमिट करना है जी? टैक्स एग्जम्पशन को। किसको लिमिट करना है? टू लिमिट टैक्स एग्जम्पशन अवेल्ड बाय कंपनीज। ठीक है, अवेल्ड बाय दी कंपनीज, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर आगे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स, फिर आपकी CST, ठीक है, फिर आपकी वैल्यू एडेड वैट वगैरह, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, या आप बोल सकते हो GST के अंदर आ गई तो GST आ गई। इसके अंदर क्या मिलती है? सारी की सारी छूटें दी गई हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस छूट इसके अंदर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर परमिशन दी गई है। किस चीज़ की परमिशन दी गई है? कि आप विदेशों से भी उधार खरीद सकते हो $US के अंदर, कितने? 500 मिलियन तक पर साल। यानी कि विदेशों से भी उधार खरीद सकते हो। गवर्नमेंट से लोगे वो तो अलग है ही है, बाहर से भी उधार करने की परमिशन दी गई है। कहने का मतलब फ्री हैंड कर दिया गया है एक तरह से बिजनेस यूनिट्स को। ठीक है, सिंप्लीफाई प्रोसीजर होता है, बिजनेस एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेबर लॉ के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, यानी कि आप बोलते हो जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, इसमें आप ये मानते हैं कि नॉर्मली वर्कर की सुनी जाती है, लेबर की सुनी जाती है, लेकिन अगर इस एरिया के अंदर है तो इतनी ज़्यादा छूट नहीं होगी लेबर को, जैसे फ्री हैंड आप बोल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब लेबर जाके कंप्लेंट कराया तो जाते ही उसको अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा काम नहीं होगा। पहले उन दोनों की सुनवाई होगी, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। कहने का मतलब थोड़ी सी एंटरप्रेन्योर को भी छूट दी गई यहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्ट ए फ्यू फैक्टर, 100% FDI अलाउड कर दी गई, वो भी ऑटोमेटिक, मतलब गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको। और आप कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होगी। और आपने मान लिया कि उस एरिया के अंदर आपने मान लिया कोई एक दुकान खरीद ली, बिजनेस खरीद लिया, आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हो उसी एरिया के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टैम्प ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब फैसिलिटी देंगे तभी तो वो काम करेंगे। फिर आ गया इंसेंटिव एंड फैसिलिटी टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर के लिए। यूनिट वाला पड़ा, अब डेवलपर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट छूट है 10 साल तक, सेक्शन 80IAB के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो प्रपोज डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको क्या छूट दी गई है? अलाउड किया गया है कि इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी उन सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को। कब तक? ऑन और बिफोर 2012 के बाद। फिर हम बात करते हैं एग्जम्पशन क्या छूट दी गई है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसकी छूट मिली है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसकी छूट मिली है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो आप इंपोर्ट वगैरह करते हो, एक्साइज ड्यूटी के वगैरह, ठीक है, सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स या GST आप बोल सकते हो। नॉर्मली अगर सारा मिलाकर हम बात करते हैं तो इन सब की क्या मिलेगी? छूट मिली हुई है। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन जहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर कितना एरिया चाहिए, तो हम उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, और वहाँ पर क्या ओपन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट या एरिया रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसने बोला कि लैंड की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी SEZ के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करती है भी आप क्या ओपन करना वाले हो। वहाँ पर कोई मॉल ओपन कर रहे हो या क्या कुछ सिस्टम ओपन कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग आप बना रहे हो, वेयर हाउसिंग का हो सकता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। अलग अलग के लिए जो लैंड का क्वालिफाइड है एरिया है वो अलग अलग दे रखा है। ठीक है, आइए वेरियस टाइप होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन क्या दिया गया है? हेक्टेयर के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि पर हेक्टेयर कितना होगा। तो अगर मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको ओपन करना है तो 500 हेक्टेयर की लैंड की रिक्वायरमेंट है। सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब एक है, जैसे टेक्सटाइल है तो वहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होगा उस एरिया में, उस टाइप का कोई करना है तो 50 एकड़ में काम चल जाएगा। मल्टी सर्विस आप दे सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट आप एक साथ लॉन्च कर सकते हो। या फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन है FTWZ 40 हेक्टेयर की रिगार्डिंग। और हैंडीक्राफ्ट है, बायोटेक है, नॉन कन्वेंशनल है, एनर्जी है, जेम ज्वेलरी सेक्टर है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। 10 इसके कितने? 10 हेक्टेयर की। और जो आपका IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, IT सेक्टर है, या फिर IT अनेबल सेक्टर, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर
आई का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है यहाँ पर अनेबल्ड सर्विस, यानी कि सर्विस के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कोई ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सारा का सारा था आपका SEZ के रिगार्डिंग। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।